हलचल। नमस्कार, जनपी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के दिग्गज और राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह जी। शेखावत साहब, आपका जनपी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका राजनीति का जो सफर रहा, और कुछ न कुछ हम लक्ष्य लेके चलते हैं किसी भी काम में जब जाते हैं या कोई हमारा एक फ्यूचर के लिए आधार बनाते हैं, वो जो सोच के आप राजनीति में आए और आज तक का हम पीरियड देखें तो जो मकसद लेके चले थे अनुकूल है आपके? देखिए, मेरा राजनीतिक सफर दो तरह का रहा है। पहला सफर तो रहा स्टूडेंट मूवमेंट से। मैं प्रेसिडेंट था यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष का, और एक्टिव हो गए थे एक तरह से राजनीति में, कहना चाहिए शौक लग गया था। दूसरा, मैं जहां से आता हूं, श्रीमाधोपुर मेरा क्षेत्र है, मेरा गांव वहां है। वहां मैंने महसूस किया कि 52 से लेकर के और 77 तक स्थानीय व्यक्ति को कभी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। हमारे यहां से भैरू सिंह जी शेखावत भी कर चुके हैं, जीत चुके हैं एक बार 25 से भी। तो जब भी कांग्रेस ने टिकट दिया, बाहरी व्यक्ति को दिया और वो एक बार जीत करके वापस चला गया, फिर दोबारा नहीं आया। लोगों को गुस्सा रहा। दूसरी बार कोई दूसरा आदमी आया, वो लड़ा, पुराने की गलती से वो हार के चला गया। तो कभी स्थायी कोई व्यक्ति न तो वहां चुनाव में टिकट ले पाया, न जीता, न उसने ध्यान दिया। पहली बार 77 में ऐसी हालत हुई है कि कांग्रेस टिकट मांगने वाला कोई नहीं था, और 77 में कांग्रेस ने जगह खाली छोड़ दी, कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। शायद ऐसी स्थिति है हिंदुस्तान में कहीं नहीं रही होगी। तब मेरे मन में ये संकल्प लिया मैंने कि क्या हालत है, कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिलता यहाँ। तब फिर मैंने मैदान में आने का विचार किया। इंदिरा जी से भी हम लोग एक बार आई थी, वो तो पावर में नहीं थी, सीख कराई, श्रीमाधोपुर लेकर भी गया। तब पहला चुनाव में 80 में लड़ा, जीता। इंदिरा जी खुद मेरे चुनाव प्रचार में आई, तो एक राजनीतिक सफर की शुरुआत। तो ये तो एक जुनून था, ये कहा जा सकता है उस वक्त का कि यूथ राजनीति में जो, तो वो राजनीति आज देखते हैं बड़ा फर्क है। उस वक्त कैडर को तवज्जो भी दिया जाता था हर जगह, और मूल्यों सिद्धांतों की बात कुछ हद तक ज्यादा हो। आज मैं देख रहा हूं नए तरह के सिस्टम, नया तरह का कल्चर जो पहले था। हालांकि मैं कोई बहुत पुराना सीनियर दिग्गज नेता नहीं हूं, 80 में राजनीति शुरुआत प्रैक्टिकल रूप से हुई है, लेकिन उसमें राजनीति काफी बीजेपी का उदय और आपका असेंबली के लिए उदय हुआ, मान लीजिए। लेकिन ये स्थितियां गांव में पहले हम जाते थे, बैठ करके पूरे गांव की कहानी, पंचायत के लोग इकट्ठे होते, कहते हैं आप मुझसे देंगे। अब ऐसा नहीं है। अब तो हर व्यक्ति करता है मुझसे बात कर, हर नौजवान करता है मुझसे सीधी बात कर, गांव के लोग करते हैं मुझसे सीधी बात करो। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे से बात कर, तब मैं वोट की बात करूं। वो जनता की जागरूकता कैसे? वो जनता की जागरूकता है, अच्छी बात की है जनता में जागरूक होना, लेकिन उतना संभव भी नहीं हो पाता प्रैक्टिकल रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी राजनीतिक दल वाले। दूसरा, लोगों की आकांक्षाएं अब इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। उस वक्त लोगों के काम भी करते थे, उस वक्त लोग एहसान मानते थे कि हमारे यहाँ स्कूल खुलनी चाहिए, तो स्कूल खुलवा दिया, तो निश्चित रूप से वो खुशी होती थी हमारे यहाँ पे स्कूल खुलवाया, उद्घाटन। अब लोग ये मानते हैं कि तो राज का पैसा था, इनका काम था, इनका फर्ज कर दिया, क्या ऐसा कर दिया। लोग उस तरफ कम ध्यान देते। सिद्धांतों का जहां तक सवाल है, राजनीतिक पार्टियों में बड़ी विडंबना है कि आश्वासन, घोषणाएं, सिद्धांत फर्जियों में। तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मुझे याद है मैं स्कूल में पढ़ता था जयपुर, तो बनीपाल से चलकर साइकिल पर आ रहा था, एक जुलूस निकल रहा था। भैरू सिंह जी शेखावत उस वक्त विरोध दल के नेता होते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 67 के आसपास, तो 700-800 लोगों का, जो महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, जुलूस निकल रहा था और नारे लगाए जा रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला वो कश्मीर हमारा है। तो उस कश्मीर के लिए जो इन्होंने वादे किए, 370 हटाने की बात की, सारी बातें हुई, आज तक वो इशूज बदल गए। भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर की चर्चा आई, अब आज कौन है? तो यहां तक कह गए कि ये सब हमारे जुमले थे। ये विश्वसनीयता खत्म कर दी नेताओं। ये केवल बीजेपी की या सभी पार्टियों की हालत? करीब करीब तो है, लेकिन कांग्रेस के बारे में मैं कि कांग्रेस में इसलिए नहीं होगा। एक धारणा मेरी है,
कि कांग्रेस समाजवाद पर विश्वास करती है, जनता के बीच जाकर कहती है कि हम समाजवाद के आधार पर। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करती आई है, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए चुनाव लड़ते, धर्मनिरपेक्षता का महत्व समझते हुए उसको बरकरार रखने की कोशिश है। कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जो राजनीतिक दलों से माइग्रेशन हो रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, अवसरवादिता, टिकट मिला तो सही है, नहीं तो दूसरी जगह से भी पहले लाइनअप रखते हैं कि अगर इधर नहीं तो हम इधर आ जाएंगे, वो जो सब चीजें हैं उससे वो केवल मात्र सिद्धांत से हटकर के कुर्सी प्राप्ति तक से, तो मेन विचारधारा तो वही रह गई है। बड़े लेवल पर हर जगह विवाद चल रहा है, कोई जनतंत्र को नुकसान देख गया, इसमें दो राय नहीं। सुना करते थे कि आरएसएस की आइडियोलॉजी से, बीजेपी की आइडियोलॉजी से बड़े कट्टर उनके समर्थक हैं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता आरएसएस और बीजेपी में रहे हुए एक मिनट में छोड़ करके, कांग्रेस में सीनियर लोग छोड़ करके चले, सीपीएम तक के लोग चले थे, जनता दल, लोक दल और ये वो छोटे छोटे लोग, तो बात भी क्या करें अपने स्वार्थ के हिसाब से। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता जा रहा है कि राजनीति में आज या तो धनबल का बहुत प्रभाव है, या राजनीति में आज बाहुबल का बहुत प्रभाव है, या जात पात का बहुत ज्यादा है। और ये जितना बढ़ेगा उतना ही जनतंत्र को नुकसान होने वाला है, मेरी मान्यता। इसे रोकेगा कौन? बहुत अच्छा सवाल है आपका, रोकेगा कौन? देखिए, नेता लोग इसको नहीं रोक पाएंगे, मेरा व्यक्तिगत धारणा है, क्योंकि नेता तो जो चुनाव लड़ता है वो एंड के दौरान जीतने तक फोकस रखता है। ये जनता को सोचना पड़ेगा कि ऐसे तत्वों पर कंट्रोल किया, जातिवादी भी, धर्म को आग फैलाने वाले भी, गुंडा तत्व भी, मनी पावर, मसल पावर के ताकत पर लड़ करके पद प्राप्त करने वाले लोग, या माफिया या क्रिमिनल्स, ये जीतते रहेंगे तो इनका मनोबल बढ़ेगा जी। और ये सिस्टम रुक नहीं सकता किसी पार्टी। तो कारण दूसरा ये भी है साहब कि जो काम विधायिका को करना चाहिए, पार्लियामेंट और असेंबली हाउस को जो करना चाहिए, कहूं लोकतंत्र के जो पवित्र मंदिर हैं उनको करना चाहिए, वो काम न्यायपालिका को करना पड़ता है। ये चाहे करप्शन या जो सजा याफ्ता नेता हैं उनको 6 साल के लिए बाहर करना या जीवन चुनाव पे बैन कर देने, सारी चीजें वहां से शुरू हुई हैं। ये जबकि हाउसेज की जिम्मेदारी थी कि वहां करनी चाहिए थी। फिर एक सीमा को लेकर के विवाद होता है कि सबकी अपनी अपनी मर्यादित सीमाएं बनी हुई हैं, उसमें रहना चाहिए, लिमिट्स क्रॉस की जाती हैं, तो क्यों ना विधायिका को ये काम करना चाहिए? देखिए, दो चीजें, विधायिका को अपना काम करना चाहिए, संसद को अपना काम करना चाहिए, जनप्रतिनिधि जिस स्तर पर बैठा उसको अपना काम करना चाहिए, और उसकी जवाबदारी भी है। 5 साल विधानसभा या लोकसभा में कोई व्यक्ति बैठता है या पंचायत समिति, जिला परिषद पंचायत बैठता है, उसकी जवाबदारी भी है। दोबारा जाएगा तो किस मुंह से जाएगा, लोग पूछेंगे तुमने क्या। दूसरी तरफ जुडिशरी की कोई जिम्मेदारी, जवाबदारी नहीं, मीडिया की कोई जवाबदारी, जिम्मेदारी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आज जनतंत्र में जो रोल होना चाहिए मीडिया का, कितना सही है कितना गलत, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी हालत होता है। दूसरी तरफ जुडिशरी इतनी ज्यादा इंटरफेयर करने लगी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनका सम्मान करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो उनके लोगों के बाहर का है। आज पॉलिटिकल इश्यूज पे जुडिशरी कमेंट्स करती है या मीडिया कमेंट्स करता है, अपने अनुसार करता है, ठीक है, लेकिन उसकी जवाबदारी कहीं नहीं है। जनतंत्र में चुने हुए लोगों को जिम्मेदारी की बात करें, जुडिशरी का काम है कानून बनने के बाद उसकी व्याख्या करे, उसकी पालना करे, वहां तक तो ठीक है। लेकिन उदाहरण की बात करता हूं, कई बार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। एक बार विधानसभा में चर्चा थी, रघु शर्मा ने कोई अपने भाषण में कुछ कहा तो एक एडीजे ने कॉग्निजेंस लेके गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया। मैं मानपूर्वक कहूंगा कि कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ने कोर्ट से किया, उन्होंने मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उनको सस्पेंड भी किया और उसका खत्म भी किया। ऐसे इश्यूज क्यों आते हैं? इवन टकराहट कई बार जुडिशरी में होती है, विधायिका के साथ भी होती है। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बात और जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं है। कायदे से तो समाज के जो भी स्तंभ है सबकी जवाबदेही होनी चाहिए, जुडिशरी का भी नहीं है। ये बात सही है कि हर 5 साल में परीक्षा की घड़ी नेताओं की आती है, जाते भी हैं, और पहले और आज में अंतर भी काफी है। आप सही कहा आपने कि पहले जनता
कि अगर गांव का भी कोई काम होता तो पूरा गांव एक एहसान बंद होता था कि हमारे सड़क आ गई, हमारे पानी की व्यवस्था कर दी, बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया। बहुत मुश्किल से था। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, होता भी था ये, और इसका एहसान माना जाता था। व्यक्तिगत गांव की बहुत अपेक्षा नहीं होती थी कि मेरा काम हो, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। ये तमाम चीजें होने के बावजूद जैसे एटीएम की तरह नेता को लोग मानते हैं कि मेरा काम और 10 काम आपने करवा दिया, 11 काम नहीं करवाया तो बिल्कुल पहले वाले काम भी सब एकदम गुड़ एक जैसा हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो छवि नेताओं की है वो सिर्फ यही मान के चलते हैं कि नेता है करप्ट है। तो ये क्यों बन गया ऐसा माहौल? इसलिए बन गया, मैं इस बात की पैरवी नहीं करता कि नेता करप्ट नहीं होते होंगे, मैं कोई इस बात का दावा नहीं करता जी। गिरावट समाज में बिल्कुल है। तो जब समाज में गिरावट आएगी तो उसका रिफ्लेक्शन नेताओं में भी आएगा, डॉक्टरों में भी आएगा, वकीलों में भी आएगा, मजदूर में भी आएगा, किसान में भी आएगा, कोई अछूता नहीं रह पाएगा। और दूसरी तरफ जब ये गिरावट आएगी तो उसको रोकने का प्रयास नहीं होगा तो ये और ज्यादा आगे चलेगा। जी, क्योंकि एग्जाम का जो घड़ी की मैं बात कर रहा हूं हर 5 साल में, ऐसा तो नहीं है कि एक वोटर को लुभाने के लिए वो जो भी कुछ कह रहा है, जैसे वो चाह रहा है, हम उसके आगे झुकते चले जा रहे हैं, उसकी अपेक्षा इस वजह से बढ़ती जा रही है। मैं थोड़ा सा आपको हटकर के चर्चा करूंगा। चुनाव में मैंने कभी 1 नया पैसा कैश में ऐसा चुना, मैंने शराब की एक बूंद चलते लोग डिमांड करते हैं। अब एक व्यक्ति शराब की भी डिमांड करता है, नगद की भी उम्मीद रखता है। दूसरी तरफ आज हमसे उम्मीद करते हैं, चाहे मैं हारा हुआ हूं इस बात का, चाहे जीता हुआ हूं, हर व्यक्ति कहेगा मेरे घर में वोट है तो तेरे को होना पड़ेगा। टेलीफोन आते हैं, पिताजी खत्म हो गए, आज ही हुए, कब आ रहे हो? 3 दिन नहीं जाओ तो साथ बैठने वाले प्रमुख वर्कर्स से कार्यक्रम टेलीफोन आने से उसकी बैठ नहीं आया। शादी है आपको आना ही पड़ेगा, लड़के की शादी है चाहे लड़के की शादी है आपको आना पड़ेगा। स्वावणी है हमारे यहाँ, शादी है आपको आना पड़ेगा। भंडारा है आपको आना पड़ेगा। बीमार कोई हो गया है, हॉस्पिटल संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। जो कुछ है कोई कार्यक्रम उसी तरह का नेता को बनाना है। अगर उसमें नहीं आते हैं तो आपने कितनी सड़क बनाई है? मेरे यहाँ 125 करोड़ रुपया सड़कों पर खर्च हुआ है, 100 करोड़ से ऊपर पानी पे खर्च हुआ है। स्कूलें इतनी खुली हैं कि मैं खुद कल्पना नहीं कर सकता कि क्या हो रहा है। हॉस्पिटल्स इतने खुले हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। हर 1.5 पंचायत पे सबग्रिड बिजली का लगवाया हमने, बिजली की हालत सुधरी, आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिलाकर के रिजल्ट जीरो। चलिए आपके साथ चर्चा जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। कुछ शेखावत साहब के जो एक्सपीरियंस हाउस को चलाने के हैं वो भी हम शेयर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। शेखावत साहब, आपका 5 साल का बड़ा एक एक्सपीरियंस हाउस चलाने का भी रहा और हाउस के सदस्य भी रहे, कैसा महसूस किया आपने? अच्छा महसूस किया। मुझे जो जिम्मेदारी मेरी पार्टी में और नेता ने की उसको मैंने पूरा ईमानदारी से करने का प्रयास किया। जी, लेकिन हाउस की मीटिंग्स तो लगातार कम होती जा रही हैं। आप जैसे लोग हमेशा हाउस में, चाहे स्पीकर के नाते नहीं, चाहे मिनिस्टर के नाते, साधारण सदस्य के नाते भी आप लोग मौजूद रहे। संख्या जो बैठकों की है वो कम होती जा रही लगातार। केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, हर स्टेट असेंबली में, पार्लियामेंट में, और ये आरोप लगते आए हैं कि सत्ता पक्ष महज जैसे भी हो, कैसे भी हो, फटाफट काम खत्म करके जल्दी से निपटे। और संसदीय कार्य मंत्री की तारीफ इसी बात के लिए की जाती है कि आज का फ्लोर मैनेजमेंट ठीक कर दिया। क्या आप इस उचित मानते हैं? देखिए, 2 चीजें। पहली बात तो संख्या कम हो रही है, लेकिन स्पीकर के हाथ में कुछ नहीं होता कि वो संख्या बढ़ाए। जी, नियमों की व्यवस्था ये है देश भर में कि बड़ी विधानसभाएं कम से कम 100 दिन चलती है और छोटी विधानसभाएं कम से कम 60 दिन चलनी चाहिए। तो अपनी विधानसभा 100 दिन चलनी चाहिए, ये बात यहाँ पर। लेकिन वो प्रतिबंध नहीं है जो पार्लियामेंट में है कि इतने दिन हाउस चलेगा, नियमों में है। लेकिन बिजनेस देती है सरकार। स्पीकर के पास बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसको चेयरमैन, अपोजिशन लीडर अपोजिशन इसमें बैठते हैं, रूलिंग पार्टी मंत्री बैठते हैं, दोनों से बड़े नेता बैठते हैं, बैठ कर तय करते हैं कि आने वाले सप्ताह भर में या 5 दिन में क्या क्या बिजनेस किस तरीके
बिजनेस नहीं देंगे, सरकार बिजनेस नहीं देगी, उसके लिए कहां से दूसरा कारण है, स्पीकर दखल नहीं दे सकता। चलिए एक बात के लिए मैं मानता हूं, लेकिन सीनियर लीडर्स को, क्योंकि देखिए देश की आजादी के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया। अगर लोकतंत्र की इन मंदिरों की वास्तव में हम इनको बचाएंगे नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। आपने भी स्वीकार किया कि लोकतंत्र के लिए बहुत घातक हो गए जो वोटर की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, करप्शन फैल रहे हैं। तो ये भी एक तरह का करप्शन है कि सरकारों को, सीनियर लीडर्स को तो कम से कम पहल करनी होगी। कई ऐसे चेहरे होते हैं कि 100 से अधिक नई बार जीत करके आते हैं और उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। जब उनसे पूछते हैं कि आपका लास्ट ये सेशन है, बजट सत्र, मुश्किल से 2 दिन का वक्त और मिलेगा, क्या महसूस कर रहे हैं? क्या अफसोस तो रहेगा हम बोल नहीं पाए? देखिए 2 चीजें, टाइम फिक्स हो जाता है, जितनी देर चलना है उसका पार्टी के एमएलए की संख्या है। तो जिस पार्टी के जितने सदस्य होंगे ज्यादा, उतने ज्यादा बोलने का समय मिलेगा, कम वालों को कम समय। सब लोग बोलते हैं। दूसरी चीज, मैंने तो एक काम और कर दिया था, आपको ध्यान होगा, सारा ऑनलाइन सिस्टम करके, कंप्यूटराइज करके, बिल्कुल कौन क्या क्या बोला, किसने कितने प्रश्न रखे, क्या उत्तर आए, क्या परफॉर्मेंस किसकी रही, मंत्री हो चाहे विधायक हो चाहे कोई अपोजिशन हो, घर बैठ करके क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आप सवाल कर सकते हैं कि मिस्टर तूने पूरे सेशन में 3 प्रश्न किए क्या, जनता पूछ सकती है, लेकिन वो सब सिलसिला चला है, वरना तो ये सारा कंट्रोल होने लग जाता है। दूसरी चीज, अपोजिशन चाहता है हमेशा कि मेरे को तो मौका हाउस के परफॉर्मेंस से ही लगता है, प्लेटफॉर्म से, कि सरकार को मैं कुछ लगा सकूं, छोटे मोटे काम आपसे होता है। मंत्रियों का जनरली सोच ये होता है कि प्रश्नों के अंदर ऊर्जा नहीं चाहिए और जितना जल्दी संभव हो कम प्रश्नों को बचा। मेरी मान्यता विषय रहे, मैं मिनिस्टर था तो भी मंत्री के विभाग में जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का बहुत बड़ा लाभ विभाग को होगा, जनता को होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन मंत्री को स्वयं को होगा, क्योंकि सारा निचोड़ मंत्री के पास पहुंच नहीं पाएगा। वक्त सारे विधायक अपने अपने तरीके से प्रयास करके मंत्री तक वो मटेरियल पहुंचा देते हैं जो उसके सामने शायद न आया हो, और उस डिपार्टमेंट की सारी नसें, सारा नर्वस सिस्टम, सारा ब्लड का सर्कुलेशन मंत्री की टेबल पर आ जाए, तो बहुत बड़ा फायदा उसको होता है। नहीं, लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है। मंत्री, अगर देखें, मंत्री सीधा दोषी नहीं होता, उनको तो जवाब दिया जाता है। हरजीराम जी बुर्डक साहब ने तो एक बार कहा भी था आपके सामने कि मुझे तो जवाब अधिकारियों ने दिया है। और मैंने खुद ने देखा है, जब असेंबली हवा महल के पास चला करती थी, पुरानी असेंबली की बात कर रहे हैं, भैरव सिंह जी शेखावत अकाल के पड़ा था उस समय, जब ये मुख्यमंत्री थे, बहस चल रही थी, रात लेट तक बहस चली। उस समय बाकायदा उठ करके कहा कि बिल्कुल नहीं, अगर जो ये प्रतिपक्ष के सदस्य जो कह रहे हैं, इस बात को टोक रहे थे उनको बार बार, राजेंद्र जी राठौर, जगपाल सिंह यादव, ये लोग टोक रहे थे उस वक्त, इनको बैठा है बाकायदा मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने नहीं। लेकिन अब क्या हो गया ऐसा कि अब तो बिल्कुल ये कहा जाता है, अगर एक कोई ऐसे उलझन वाली बात या अगर कहीं दुखती रख पे हाथ रख दिया तो पूरी असेंबली का आधा दाड़ा खड़ा हो जाता है, और सीनियर लीडर्स आगे से सुनते हैं, उनको इशारे और करते हैं, खड़े होके बोलिए। ये क्या दुर्भाग्य नहीं मानते आप इसे विधानसभा का? एक बात है, आप ये मान के चलो कि गलती इंसान से मैं इसको, लेकिन कोई मंत्री अगर ये कहे कि अधिकारियों ने जवाब दे दिया, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो मंत्री की होनी चाहिए। अधिकारी ने गलत जवाब दिया है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हाँ। अगर एक एक्शन हो गया तो कोई अधिकारी दोबारा गलती नहीं। अब तो बचाया जाता है कि मेरा विभाग ऐसे लगने लगा कि जैसे विभाग में अगर कोई भी करप्शन की बात आती है या वास्तव में गलत है, मंत्री की नोटिस में भी नहीं है। वो आरोप को ऐसे समझते हैं जैसे किसी घर के सदस्य पे आरोप लगाया और घर का सीनियर आदमी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। होगा, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। उदाहरण की बात करता हूं, इधर ऑफिसर्स गैलरी में जब तक विधानसभा अध्यक्ष खड़ा ना हो, प्रोसीडिंग जब चलती है, खड़ा ना हो, तब तक तो आते जाते हैं। अगर शासन पांव पर है तो कोई अधिकारी खड़ा होकर बाहर जाता है। बिल्कुल, ऐसी घटना एक बार हुई, आपने रोका, मैंने रोका, चीफ सेक्रेटरी को पाबंद कराया नहीं, उसके बाद कभी मेरे सामने, लेकिन अभी भी होती है। मुझे पता नहीं, वर्तमान अध्यक्ष महोदय ने 2 बार इस बात को ताकीद किया। 5 साल तक कभी नहीं हुआ मेरा यह। दूसरी चीज, आदमी निष्पक्षता पूर्वक अगर चलता है, आसन पर बैठे, आपको एक बात बताऊं, मैंने जितना ईमानदारी से प्रयास किया उतना कर सकता किया, और दोनों तरफ का मुझे सहयोग मिला, इससे भी थोड़ा है। अगर अध्यक्ष पार्टी बन जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, चाहे वो सत्ता पक्ष के साथ, चाहे विपक्ष के, किसी के साथ भी, तो फिर वो न्याय नहीं कर पाता, उसका तराजू का पलड़ा गिरता है।
हालांकि इसमें दो राय नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। इस विधानसभा से लोग सीखने आते हैं, ऐसा कहा जाता है। मेरे को कर्नाटक जाने का एक बार अवसर मिला तो उसने एक वक्त कहा कि पूनम चंद जी बिश्नोई और इनका जिक्र किया, किसी ने कहा कि हमने आपकी लाइब्रेरी देखी, और जब मिस्टर भाबड़ा जब विधानसभा अध्यक्ष थे तो कि उस वक्त हम लोगों को जाने का अवसर मिला था, तब हम लोगों ने देखा कि ऐसा भी विधानसभा अध्यक्ष कह सकता है कि मंत्री को इस तरह से पाबंद करें कि बोलने के लिए बाध्य करें कि नहीं आपको जवाब देना ही पड़ेगा ये, और प्रतिपक्ष को इतना प्रोटेक्ट करते हो कि ये हमने वहां से सीखा। तो जिस असेंबली से लोग सीखते हैं, चर्चाएं करती हैं। मैं आपको दूसरी बात कहूँ, मेरे टाइम में आपकी कमेटी जाती और वो आश्चर्य व्यक्त करती। मध्य प्रदेश की कमेटी आई, उसके चेयरमैन मेरे मित्र भी थे, स्वर्गवास हो गया, काफी सीनियर नेता था। तो मैंने उनको हमारे यहाँ प्रोसीड्यूर्स और सिस्टम बताया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, सरप्राइज, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है, हमारे यहाँ ऑडिट होता है एजी की तरफ से, जो इश्यूज ऑडिट द्वारा बनते हैं उस पर या तो गवर्नमेंट रिप्लाई देकर के उनको खत्म करती है, या फिर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला एजी को तो फिर हमारे यहाँ असेंबली में कमेटी के सामने एग्जामिनेशन होता है डिपार्टमेंट। लेकिन वो ऑडिट द्वारा कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का, तो अधिकारी ही रिटायर हो गए, कोई औचित्य नहीं उसके। तो हमने एक नया सिस्टम अपनी असेंबली में मध्य प्रदेश का हम इसको शुरू करें कि किसी इश्यू पे आपके सामने आई कटिंग आई अखबार की, या कोई और इशू आपके नोटिस में आया संज्ञान में, तो आप उस पर क्वेश्चनरी भेज दीजिए, तत्काल एग्जामिन कर दीजिए। तो पुराने गड़े मुद्दे उठाने के बजाय ताजा सिस्टम में सुधार उसमें होता है। जो आज मलाल है कि काश मैं शुरू कर पाता, या इच्छा थी राजनीतिक, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए आप, लेकिन कर नहीं पाए, आप देखना जरूर चाहते थे उन चीजों को। बिल्कुल देखना चाहता था, तो कई बार बेबस भी होता है आदमी, बहुत सी चीजें आज भी सामने ऐसी आती है कि देखते हुए नहीं करना चाहते, कर नहीं सकते। प्रशासन के कुछ इस तरह का रवैया रहता है, गरीब आदमी जिसके प्रति हम इतना जब जाते हैं तो हाथ जोड़ के खड़ा हो सकता है कि मैं तो आप नहीं, और कपड़े फटे हुए हैं, जूती साबुत नहीं है, छप्पर नहीं है, वो बिना किसी मांग के, बिना किसी आकांक्षा के उनको, और जब उसका कोई काम पड़ता है तो सीधा आने की जनप्रतिनिधि का हिम्मत नहीं करता। वो गांव के सरपंच को पकड़ता है, प्रमुख पार्टी के कार्यकर्ता को पकड़ता है कि आप मेरे साथ चलो, 2 लोगों को साथ लाता है, कितना उसका खर्चा होता होगा, उसके दर्द में हम भागीदार सीधा बन सके, तब जाकर के हमारा चुनना, जीतना, बदना साथ होता है। बाकी जो प्रभावशाली लोग हैं वो वोट चाहे किसी को दें, किसी पार्टी के वर्कर हों, प्रभावशाली लोग तो अपना काम एन केन प्रकार में करें। सरकारी कर्मचारी है, कोई राज आ जाए वो अपने चित्त स्थान पर रहे। चित्त स्थान में उसके कई कारण हो सकते हैं, घर के नजदीक हो सकता है, दूसरी सुविधाएं हो सकती हैं, कुछ प्राप्ति हो सकती है, जो भी कुछ है, लेकिन वो एन केन प्रकार कोई राज, कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री बने वो तो आएगा। और आज मेरे से कोई व्यक्ति, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी निश्चित स्थान पर ट्रांसफर कराता है, 3 दिन बाद वो हड़ताल करता है सरकार के खिलाफ, उसको ये शर्म नहीं कि हम इसको कह करके और राज के नुमाइंदे के मार्फत आते भी हैं। तो लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जनतंत्र को जिंदा कैसे रखते हैं। जनप्रतिनिधियों को भी सोचना पड़ेगा कि हम जिसके लिए चुनकर आए हैं उस पर कितना दें। एक बहस जो चलती है उस पर क्या रहा आपका मानना कि वास्तव में भी जो बहस के सब्जेक्ट, बहस जो होती है वो सब ठीक है? देखिए, बहस तो यूं कहना चाहिए कि बुद्धिजीवियों का विषय है, तो चलता रहता है, नतीजा निकलना चाहिए। उस बहस का अर्थ अगर निकलता है तब साथ नहीं, वो तो जो बिल तय करके लाती है सरकार वही होता, चाहे कितनी उस पर डिबेट होती रही। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब पहले से सब्जेक्ट तय है कि हमें करना ही है, तो फिर उसका समय क्यों खराब कराया जाता है? रिस्पेक्ट में आपसे अर्ज करूँ, मेरे ख्याल से मोर देन 90% एमएलए को तो ये पता ही नहीं होता कि बिल क्या है, पढ़ने का भी नहीं, समझ का भी नहीं, और पार्टिसिपेशन भी नहीं। ठीक है, बोलना है इसलिए हम हमारी बात कहने के लिए कुछ कहें, लेकिन जिस थोरोली एग्जामिन करके उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए बहुत कम। निश्चित रूप से पार्टियों को भी चाहिए कि उसकी ट्रेनिंग टाइप सिस्टम, मैंने ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी बनाया था, मैंने ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग की, और सीनियर मोस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और सेक्रेटरीज को बुला करके तो लोगों ने आलोचना भी की। ये तो दूसरा एक पावर का सेंटर बनते जा रहा है, ऑफिसर्स को हाजिरी लगा, हाजिरी नहीं,
जिन चीजों से ऑफिसर्स वाकिफ नहीं है प्रोसीजरल सिस्टम से, उसमें उनको सीखने में बुराई नहीं होनी चाहिए, हमको बताने में बुराई नहीं होनी चाहिए। राजनीति का सफर हर आदमी एक लक्ष्य लेकर चलता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। कुछ लक्ष्य तय किया? मेरा लक्ष्य केवल मात्र ये था कि मैं जहां का हूं, जन्मा जाया, मेरे क्षेत्र का विकास हो। मैंने कभी नहीं सोची, मेरे पूर्वजों ने नहीं सोचा, पिताजी ने नहीं सोचा, दादाजी ने नहीं सोचा कि मैं कभी विधायक बन जाऊंगा। तो विधायक बनने के बाद मंत्री, 9 विभाग मेरे पास डेवलपमेंट के, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कॉर्पोरेशन का चेयरमैन, 15 वर्ष तक 16 वर्ष तक लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, इतना दिया ईश्वर ने जिसको। तो लक्ष्य इस लाइन में मैंने तय नहीं, केवल इतना लक्ष्य तय किया है कि मेरे यहाँ के लोगों के दुख दर्द में भागीदार बनूं, क्षेत्र का विकास हो, और उसमें मुझे संतोष भी है कि मैं करता हूं। चलिए, शेखावत साहब के साथ कई बातें हमने शेयर की और खुलकर के बोले भी, और इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका वक्त काफी बेहतर और एक अच्छा वक्त रहा। और एक चिंता का विषय है जो आप भी स्वीकार करते हैं कि वास्तव में डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाए रखने के लिए सभी को आगे आना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है इसे रोका जाना चाहिए। अगर ये नहीं रुकेगी तो लोकतंत्र लड़खड़ाते वक्त देर नहीं लगेगी, जिसका खामियाजा हर वर्ग को, हर पीढ़ी को उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिम्मेदारी हम सबकी, इसे रोका जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक मुलाकात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।